बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टैचूमेट्री। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्टैचूमेट्री क्या है, क्योंकि ये वर्ड जो है स्टैचूमेट्री, ये ऐसा है, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब होगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा, आसान अल्फाज में मैं ये बताऊंगा, स्टैचूमेट्री कुछ भी नहीं है। सिंपल हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्जन उनकी होती है प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो स्टैचूमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं वही हमें बताती है। स्टैचूमेट्री का काम यही है। द मोस्ट important थिंग अबाउट केमिकल इक्वेशन इज दैट व्हेन इट इज़ रिटन इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। अब अगर केमिकल इक्वेशन को हम क्या करें, उसको हम बैलेंस्ड फॉर्म में लिखें, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड फॉर्म में लिखें, तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप हमें देता है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में। अब ये कैसे हो सकता है, ये इन टर्म्स ऑफ मोल भी हो सकता है, ये इन टर्म ऑफ मासेस भी हो सकता है, ये इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हो सकता है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं स्टैचूमेट्री। तो स्टैचूमेट्री के बारे में जितने स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं उनके लिए मैं एक और डिफिनीशन भी बोल देता हूँ, वो भी अपने पास नोट कीजिएगा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, स्टैचूमेट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals or tells us about the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation। सिंपल सा ये डिफिनीशन है इसका, ये अपने साथ नोट कीजिएगा। अब अगर स्टैचूमेट्री के बारे में थोड़ा सा बात करूं, इस वर्ड के बारे में बात करूं थोड़ा, कि ये वर्ड आया कहाँ से। सो बेसिकली स्टैचूमेट्री इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। स्टैचूमेट्री इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। अब वो टू वर्ड्स कौन से हैं, एक हमारे पास है स्टैचियन। अब स्टैचियन किसको कहते हैं, ये कहते हैं एलिमेंट को, ठीक है, ये कहते हैं एलिमेंट को। दूसरा हमारे पास जो वर्ड है स्टैचूमेट्री का, ये हमने ब्रेक कर दिया, स्टैचियन अलग कर दिया और मेट्री हमने अलग कर दी। अब ग्रीक में इसको क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं मेट्रॉन। और अब मेट्रॉन क्या होता है, ये होता है मेजरमेंट। क्या होता है, ये होता है मेजरमेंट। सो स्टैचूमेट्री का जो ओरिजिन है, जो वर्ड का ओरिजिन है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास कहाँ से आया हुआ है, ग्रीक से। ये ग्रीक वर्ड्स है, ये जो हमने दो ये वर्ड्स हमने सेलेक्ट किए, ये वर्ड्स हमारे पास ग्रीक वर्ड्स है, ये दोनों हमारे पास ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है, ये इनसे मिलके बना है। अब हम थोड़ा रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और वो बना रहे हैं H2O। क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। अब देखो, रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स और प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 4 है, तो ये हमारे पास 4 ग्राम अवेलेबल है यहाँ पे। और इसका हम देखें, ये है जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो है हमारे पास 16। अब ये मॉलिक्यूल है तो इसका होगा 32 ग्राम। कितना होगा, 32 ग्राम। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बनता है 36 ग्राम। क्या बनता है, 36 ग्राम बनता है। और ये हमारे पास क्या बनाता है, H2O का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और इसका एटॉमिक मास 1 है। और नेक्स्ट हमारे पास है 6, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसका है 16, ठीक है, 16 है हमारे पास।
और अगर मैं ये यहाँ पे देखूँ, सॉरी यहाँ पे देखो, 2 2 ज़ा 4, ये कितने हैं, 4 है। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, वो 2 है। तो ये कितना बनेगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 16 2 ज़ा 32। तो ये हमारे पास बनेगा 32। अच्छा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं 2 2 ज़ा 4। 4 हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन अवेलेबल है। क्रॉस ये कितने हैं, इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 है। इट मीन इट विल बी 4। और ऑक्सीजन का 16 है, तो क्रॉस 2 ये बनेगा 32। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये आता है 36 ग्राम। तो अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये हमारे पास एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये जितना हमारा ये कैलकुलेशंस हो रहे हैं, दिस इज़ ड्यू टू स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री हमें ये सारी कैलकुलेशंस दे रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि स्टैचोमेट्री के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैचोमेट्री हमारे पास यही चीज़ है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स आर टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। जो क्वांटिटी होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, जो क्वांटिटी होती है और जो कंज्यूम होती है, और जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनती है, उन दोनों के बारे बारे में हमें बोलती है। अब एक और चीज़ को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। उसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। अब स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट क्या होती है? अच्छा देखें, दैट अमाउंट ऑफ द reactant and product, that amount of the reactant and product which take, or we can say which participate in a chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, जो पार्टिसिपेट करती हैं केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। उसको हम स्टैचोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास थोड़े कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर स्टैचोमेट्री। अब स्टैचोमेट्री के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस अवेलेबल हैं? कंडीशंस फॉर स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस अवेलेबल है? अच्छा, पहला कंडीशन तो ये है कि ऑल द रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू, ऑल द रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सारे रिएक्टेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल होंगे, वो पहले तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। कंप्लीटली ये क्या होगा, कंप्लीटली ये कंप्लीटली कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। सेकंड नंबर ये है, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस। साइड जो साइड रिएक्शन होते हैं वो इसमें नहीं होंगे, इसमें साइड रिएक्शन कतई नहीं होंगे, ठीक है। कंडीशंस की बात कर रहे हैं स्टोइकोमेट्री की। अच्छा, अब ये क्या होगा, ये हमारे पास लॉ होती है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। ये इसको फॉलो करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। और एक हमारे पास एक और लॉ होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एक एक तो हो गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। एक होगी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरी जो लॉ ये ओबे करेगी वो होगी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉज को ये फॉलो करेगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास क्या है। लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास क्या होती है, जिसकी स्टेटमेंट आप सबको पता होगी। स्टेटमेंट जो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन neither be created nor destroyed। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी ओनली changed from one form to another। हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। अब ये क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 ग्राम है, ये क्या है 32 ग्राम है। 12 ग्राम है, 32 ग्राम है। अब इसको प्लस करेंगे तो अगर हम कार्बन का देखेंगे तो वो 44 ग्राम आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे ये, तो ये भी 44 ग्राम आएगा। तो अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब कि मास जो है हमारे पास वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, वीडियो लंबी हो गई है। आज के लिए इतना काफ़ी था, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।